तो 26 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में पूछे गए थे। इसके अलावा हमने कल का क्लास भी नहीं रखा था क्योंकि कल संडे था, तो कल के भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को यहीं लेके चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला न्यूज है, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स से भारत ईयू का बनेगा भरोसेमंद रक्षा सहयोग। अब देखिए, मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स ये किसके द्वारा कहा गया है? तो ये यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन्डरलेन। ठीक है, ये भारत आई हुई हैं और उन्होंने भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला है उसको लेकर कहा है कि ये एक मदर ऑफ ऑल डील्स होगा। ठीक है, अब ये भारत क्यों आई हैं? तो आपको पता होगा कि अभी 26 जनवरी आज ही के दिन जो गणतंत्र दिवस का परेड होता है उसकी मुख्य अतिथि के रूप में उर्सुला वॉन्डरलेन आई हैं। इसके अलावा यूरोपीय परिषद के जो अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा, वो भी भारत आए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला ये कि 26 जनवरी 2026 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? तो दो व्यक्ति हैं, पहली उर्सुला वॉन्डरलेन और दूसरे हैं एंटोनियो कोस्टा। दोनों एक यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष हैं और दूसरे हैं यूरोपियन परिषद के अध्यक्ष। ठीक है, अब ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है उसके बारे में मैं अब बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और याद रखिएगा कि ये जो आई है ना भारत यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष, उनका सिर्फ काम ये नहीं है, सिर्फ वो गणतंत्र दिवस के लिए नहीं आई हैं, बल्कि भारत में ना 27 जनवरी को भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन का भी आयोजन हो रहा है। ठीक है, तो 26 को वो चीफ गेस्ट बन के रहेंगी और 27 तारीख को क्या है, भारत यूरोपियन यूनियन शिखर सम्मेलन का आयोजन भी हो रहा है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि किसी भी दो देश के बीच, मान के चलिए एक देश ये है दूसरा देश ये है, इन दोनों के देशों के बीच जब व्यापार होता है तो कई बार क्या होता है, कुछ देश अपने लोगों को, अपने यहाँ जो उत्पादक वर्ग है उसको संरक्षण देने के लिए, उसको बचाने के लिए उसको कुछ प्रोटेक्शन देते हैं और इसके कारण जो है ना टेरिफ लगाते हैं, यानी टैक्स लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रेड में अनुकूलन होता है। मतलब ये चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिस दिन इकोनॉमिक्स के बारे में अगर डिटेल में चर्चा होगी तो उस दिन बताऊंगा। बस ये समझ लीजिए कि अपने यहाँ के व्यापारी वर्ग को रक्षा देने के लिए, बचाने के लिए वो लोग कुछ ट्रेड और टैरिफ लगाते हैं। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या हो जाता है कि इस तरह का कोई भी टैरिफ होता है ना, उसको हटा दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। तो भारत और यूरोपियन यूनियन जो है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 देश हैं, ठीक है, और भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अगर एक ट्रेड डील हो जाता है तो भारत के पास एक बहुत बड़ा मार्केट होगा यूरोप का, जहां पे भारत डील कर सकेगा। इसके अलावा यूरोप के भी जो अलग अलग देश हैं वो भी भारत के साथ व्यापार कर सकेंगे। तो यही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जहां पे दो देश आपस में मुक्त व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी का मतलब यही है, फ्री का मतलब मुक्त है, ट्रेड मतलब व्यापार समझ सकते हैं, और एग्रीमेंट मतलब समझौता, तो मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? तो एकदम रिसेंट की अगर बात करें तो अभी न्यूजीलैंड में किया गया, ये दिसंबर 2025 की बात है। उससे पहले हमारे प्रधानमंत्री ओमान गए हुए थे, तो ओमान के साथ भी किया गया है। इसके अलावा 2 महीने पहले यूनाइटेड किंगडम के साथ भी किया गया था। ठीक है, तो मैं हाल फिलहाल के 3 देशों का नाम बता रहा हूँ, इसके अलावा अन्य और भी बहुत सारे देश हैं जिसके साथ भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है। ठीक है, अब 26 जनवरी रिपब्लिक डे के बारे में पता चल ही चुका है। चीफ गेस्ट 2 लोग थे, एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन्डरलेन। अब यूरोपियन यूनियन जो है इसमें 27 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। ठीक है, आप ये बताएंगे, और आप हमसे अगर पहले से जुड़े हैं तो आपको पता भी होगा, क्या यूरोपियन यूनियन में यूके जुड़ा हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन जुड़ा हुआ है क्या? माइक ऑन करके बता सकते हैं आप लोग। नहीं सर, नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्या होता है, यूरोपियन यूनियन से जो है यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन पहले ही हट चुका था। ब्रिटेन में एक आंदोलन चला था, उसका नाम था ब्रेक्जिट, एग्जिट। ठीक है, बीआर से ब्रिटेन हो गया और एग्जिट से बाहर निकलो। ब्रेक्जिट को बाहर निकालने के लिए वहां पे, मतलब ब्रिटेन को बाहर निकालने के लिए ब्रेक्जिट नाम का एक आंदोलन हुआ था। तो ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। और 27 देश हैं इसमें, और ये जो जितने भी देश हैं ना वो वहां पे एक ही करेंसी यूज करते हैं, उसका नाम है यूरो। ठीक है, आप लोगों को पता भी होगा यूरो के बारे में। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। पहला न्यूज खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अगला है नोवाक जोकोविच, और इन्होंने ग्रैंड स्लैम में 400 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आप लोग बता सकते हैं ये नोवाक जोकोविच किस देश के रहने वाले हैं? सर्बिया। बहुत बढ़िया, सर्बिया के, बहुत बढ़िया, सर्बिया के रहने वाले हैं। अब क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, वहां पे टेनिस की प्रतियोगिता चल रही है। तो पहले मैं आपको वहां ले चलता हूँ। साल में मुख्य रूप से 4 ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। ठीक है, और इसका यही सीरीज होता है, पहले होता है ऑस्ट्रेलियन, दूसरा फ्रेंच, तीसरा विंबलडन और चौथा यूएस ओपन। इसको बहुत सारे लोग अफवाह नाम से याद भी रखते हैं। ठीक है, AFWA, अफवाह। ठीक है, इसी क्रम में ये होता भी है। ठीक है, तो अफवाह के तहत जो है ना, पहला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये जनवरी के महीने में होता है। फ्रेंच ओपन जो होता है ये जून के महीने में होता है। विंबलडन जो होता है ये जून जुलाई में ही होता है। और अमेरिकन ओपन जो है, यूएस ओपन, वो भी अगस्त सितंबर में होता है। ठीक है, तो ये सब जो है गर्मी के महीने में होता है।
अब एक बात बताइए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है और ये जनवरी में हो रहा है, मैं कह रहा हूँ कि ये गर्मी के महीने में होता है, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में अभी गर्मी का मौसम होगा, भारत में जब ठंड रहता है तो जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध है, वहां पे ठंड गर्मी का मौसम रहता है, ठीक है। तो अभी जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ है और ये हार्ड कोर्ट पे होता है। हार्ड कोर्ट मतलब सीमेंटेड रहता है या उसको बनाया जाता है। वहीं फ्रेंच की बात करेंगे तो ये क्ले कोर्ट पे होता है। क्ले कोर्ट मतलब क्ले पता होगा, वो जमीन का होता है ना, लाल बजरी, उस पे होता है, मिट्टी। उसके बाद विंबलडन जो होता है ना, वो ग्रास कोर्ट पे होता है, यानी उसका जो कोर्ट होता है उस पे घास रहता है। इसके अलावा यूएस ओपन की बात करेंगे तो ये हार्ड कोर्ट पे होता है। तो इस तरीके से 4 जो है ग्रैंड स्लैम हर साल होता है। अब इसमें मेल फीमेल वगैरह जब जब होगा तब हम लोग देखते रहेंगे। अभी जो है जनवरी के महीने में ऑस्ट्रेलियन ओपन हो रहा है और उसमें जो है हमारे नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के रहने वाले हैं, उन्होंने अपना 400वां मैच जीता है। अब तक का सबसे अधिक मैच जीतने वाले खिलाड़ी ये बन गए हैं, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा, क्या नाम है इनका? नोवाक जोकोविच। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है, काफी पॉपुलर खिलाड़ी है ये, ठीक है। इसके अलावा जब ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग वहां पे विनर्स वगैरह भी देख लेंगे, ठीक। ये न्यूज खत्म हो चुका है, आगे चलते हैं। 25 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है ना नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। कौन सा दिवस है? नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को मनाया किसके द्वारा जाता है? इलेक्शन कमीशन के द्वारा। और इसकी चीफ गेस्ट कौन थी? इनकी चीफ गेस्ट थी द्रौपदी मुर्मू, ये हमारी राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा इस बार का जो इलेक्शन का है, ये नेशनल वोटर्स डे जो है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था माई इंडिया माई वोट। याद रखिएगा, अगर आप लोग लिख रहे हो तो लिख लीजिएगा, थीम वगैरह पूछता है। थीम था माई इंडिया माई वोट, ठीक है। इसके अलावा ये तो थीम हो गया, इसके अलावा टैग लाइन क्या है? टैग लाइन है इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ठीक है। इंडियन सिटीजन एट द हार्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये इसका टैग लाइन था। थीम क्या था? माई इंडिया माई वोट। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे ये 3 नाम देख रहे होंगे, स्वीप, ईसीआई नेट और सी विजिल। ये सभी जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा शुरू किया गया योजना, परियोजना मान चल सकते हैं, ऐप है, ठीक है। ऐप है स्वीप, ईसीआई नेट और सी विजिल। तो आपको याद भी होगा, ये स्वीप ऐप के बारे में ना पूछा भी था, अभी जो दरोगा एसआई का मेंस हुआ था ना, उसमें इसके बारे में पूछा गया था। इसके अलावा अभी बीपीएससी का हाल में जो पेपर हुआ था, उसमें ईसीआई नेट के बारे में भी पूछा गया था। तो ये सब आप याद रखेंगे। अच्छा, नेशनल वोटर्स डे जो है ये किस क्रम का है? तो ये 16वें क्रम का है, ये भी याद रखिएगा कि 2026 में 16वें क्रम का नेशनल वोटर्स डे मनाया गया है। ओके, ये न्यूज कवर होता है। आगे चलते हैं। न्यूज क्या है? इसरो की महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू। अब योजना कौन सा है? अस्थायी स्वदेशी स्पेस स्टेशन निर्माण के लिए बुलाई निविदा, यानी भारत जो है वो अपना स्वदेशी स्पेस स्टेशन बनाने का काम कर रहा है। और इसका लक्ष्य क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन को बनाने का लक्ष्य 2035 तक रखा गया है, यानी 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। लेकिन क्या ये स्पेस स्टेशन एक बार में ही बन जाएगा? ऐसा नहीं होता है, धीरे धीरे बनाना पड़ता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। टेक्नोलॉजी का पहले टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अचानक से नहीं बन सकता है। तो इसी के लिए जो धीरे धीरे बनेगा उसका शुरुआत जो है भारत के द्वारा कर दिया गया है। और भारत जो है अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए पहला मॉड्यूल, जिसका नाम BAS-01 रखा गया है, उसको लॉन्च कर दिया है। नाम क्या है? BAS-01, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 01 इस मॉड्यूल का नाम है। ये मॉड्यूल बना किस चीज का है? तो हाई पावर एल्यूमिनियम ऑयल का बना हुआ है और इसका नाम रखा गया है AA2219। अब ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारे लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि पहले मॉड्यूल का नाम क्या है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताया है। अगर आप लोग बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे तो उसमें आपको इतना डिटेल में जाना होगा, ठीक है। अगर आप सामान्य एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थोड़ा इसरो के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इसरो की महत्वाकांक्षी परियोजना है। तो इसरो की शुरुआत जो है वो 15 अगस्त 1969 में हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। आप लोग बता सकते हैं वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। और ये किस क्रम के अध्यक्ष हैं? संख्या क्या है इनकी? 12। 11 है कि 12 है? एक बार चेक कर लीजिएगा। सोमनाथ। ओके, ठीक है। तो ये 12वें क्रम के हैं, ठीक है। अच्छा, इसरो जो है हाल ही में बहुत सारा इसमें भेजा है लेटेस्ट में। तो इसमें इसका प्रमुख एक चंद्रयान है, ठीक है, जिसमें से चंद्रयान 3 जब वहां पे गया था और जब इसकी लैंडिंग हो गई थी 23 अगस्त को, तो इसी दिन हम लोग अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन में थोड़ा इंटरेस्ट होगा तो उस रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ है कि यूनाइटेड नेशंस का जो ह्यूमन राइट्स कमीशन एक बॉडी है, ठीक है, उसमें ईरान के खिलाफ जो है ना एक निंदा प्रस्ताव लाया गया था। अब ये निंदा प्रस्ताव क्यों लाया गया था? क्योंकि हाल के दिनों में ईरान में वहां पर जो है आंदोलन हुआ था। वहां के लोग अपने मौलिक अधिकारों के लिए या अपने नागरिक न्याय के लिए, महिलाओं के अधिकार के लिए हाल फिलहाल में जो है वहां पे मांग कर रहे थे और आंदोलन कर रहे थे। तो यहाँ पाया गया है कि ईरान में जो है बहुत सारे लोगों को मार दिया गया है या बहुत क्रूरता के साथ उनके आंदोलन को कुचल दिया गया है। तो इन्हीं सब कारणों से यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन का में जो है उसका जो 29वां
39th जो है ना 39th क्रम का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें जो है ईरान के प्रति जो है निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अब ये लाया कौन था, प्रस्ताव लाया कौन था? तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, जितने भी पश्चिमी देश हैं, वे सब मिलके इसको लाए थे, जिसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, जर्मनी था, फ्रांस था, कनाडा था, ये सब मिलके लाया था। अब भारत को अगर आप देखेंगे ना तो भारत क्या होता था, इस तरह का कोई मामला होता था तो उसमें तटस्थ रहता था, यानी उसमें वोटिंग ही नहीं करता था, वो अनुपस्थित रह जाता था। लेकिन इस बार एक नई चीज देखने के लिए मिली है कि भारत ने इस बार ईरान के पक्ष में वोट किया है और भारत ने कहा है कि किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना भारत की विदेश नीति के खिलाफ है। ठीक है, किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करना भारत की विदेश नीति के खिलाफ है, इसलिए भारत ने इसके विरोध में वोटिंग किया और ये पहली बार है ऐसा जब भारत ने ऐसा किया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देने वाली है और याद रखिएगा इसमें पूछा जा सकता है कि प्रस्ताव का नाम क्या था या संख्या क्या थी, तो उसका नाम है AHRCSLI। ठीक है, AHRCSL1 ये इसका नाम है। कई बार पूछ देता है एग्जाम में, आप बीपीएससी वगैरह का जब एग्जाम देंगे तो पूछ देगा कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा जो एक प्रस्ताव लाया गया था AHRCSL1 ये किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा कि ये जो है ना, हाँ कोई कह रहे हैं कि नारायणन 11th है, ठीक है बिल्कुल है ना, मैं बता रहा था कि वो 11th है शायद। ठीक है, ओके। तो क्या है कि ये प्रस्ताव का संख्या जो है अगर आप लोग नोट कर रहे हो तो लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ईरान की बात कर रहे हैं तो ईरान के बारे में जान लेते हैं कि भारत के लिए ईरान क्यों जरूरी है, भारत ने क्यों पक्ष में वोट किया, अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज के विरोध में खिलाफ जाकर भारत ने क्यों वोट किया है। ये पहली बार ऐसा है जब भारत जो है वो चीन और पाकिस्तान के पक्ष में नजर आ रहा है, यानी पाकिस्तान और चीन ने भी ईरान के क्या उसके सपोर्ट में वोटिंग किया है और भारत ने भी सपोर्ट में वोट किया है, और ऐसा अमूमन देखने के लिए नहीं मिलता है। तो भारत की विदेश नीति में कह सकते हैं कि एक प्रकार से शिफ्ट नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर कुछ नई चीजें होती हैं तो एग्जाम वालों को भी जो है ना वहां पे प्रश्न बनाना आसान हो जाता है, तो इसलिए हम लोगों को ये चीज याद रखनी चाहिए और ये संख्या तो आप जरूर लिख लीजिएगा। ईरान के बारे में बात करते हैं, ईरान भारत के लिए क्यों जरूरी है। तो आपको पता होगा कि ईरान में चाबहार बंदरगाह है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे से मैं मैप वगैरह भी यूज करूंगा, आज तो मैप में नहीं डाउनलोड नहीं कर सका हूं, तो मैं नेक्स्ट डे से आपको वो मैप के थ्रू दिखाऊंगा अभी कि कहाँ क्या है। अभी बस समझ लीजिए कि ईरान में एक चाबहार बंदरगाह है जो भारत ने उसको डेवलप किया। भारत ने क्यों डेवलप किया, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर भारत की अगर आपको थोड़ी सी जानकारी हो तो उसके यहाँ पे पाकिस्तान है, इधर इधर अफगानिस्तान है, तो दोनों जगह समस्याएं हैं। अफगानिस्तान में तालिबान है, वहां पे स्थिर सरकार नहीं है, पाकिस्तान हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है। तो इधर से अगर भारत को यहाँ के देशों से संपर्क करना हो, चाहे कजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ, उज्बेकिस्तान के साथ, तो भारत यहाँ से डायरेक्ट जो है संपर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गुजरना पड़ता था। तो भारत ने क्या किया, इधर से गुजरात से होते हुए एक पोर्ट डेवलप किया ईरान के पास, और ईरान से रेल मार्ग बनाते हुए डायरेक्ट वो मिडिल ईस्ट के मतलब इधर सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में पहुंचा। ठीक है, उज्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान में इधर के थ्रू पहुंचा था, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बाईपास करते हुए। ठीक है, लेकिन हाल के दिनों में क्या हुआ है कि चाबहार बंदरगाह पे जो है ना, जब से ये ट्रंप आए हैं तो वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ के रख दिए और भारत के हाथ से कहीं ना कहीं, एकदम रिसेंट न्यूज है, ये चाबहार बंदरगाह भी जा रहा था। तो ईरान हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट ये होगा क्योंकि ईरान के पास चाबहार बंदरगाह था जिसे भारत यूज कर रहा था। दूसरा पॉइंट क्या है, ईरान के पास बहुत सारा तेल का खजाना है जो भारत को डायरेक्ट मिलता है। ठीक है, और तीसरा है सभ्यता का जुड़ाव। अगर आपको ईरान के बारे में पता हो तो जैसे हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता है, उसी तरह से ईरान के पास भी जो था ना एक सभ्यता डेवलप हुआ था टिग्रिस यूफ्रेट नदी के पास। तो हमारा अतीत से ही जो है ना इसके साथ जुड़ाव रहा है। इसके अलावा अगर आप लोगों को बोगास गोई का अगर पता हो, एक अभिलेख है जिसमें भारतीय हिंदू देवी देवताओं का जिक्र मिला है, तो आप समझ सकते हैं कि बहुत पुराना संबंध है भारत का ईरान के साथ। तो इस कारण से भी ईरान हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो ईरान क्यों जरूरी ये समझ गए। इसके अलावा ये ग्वादर बंदरगाह भी कई बार चर्चा में रहता है, तो ये समझ लीजिए जिस तरीके से भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह डेवलप किया, उसी तरीके से चीन ने पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह डेवलप किया। ये ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, तो ग्वादर बंदरगाह के बारे में भी एग्जाम में पूछता है कि किस देश में है, तो याद रखिएगा ये बलूचिस्तान में है। ठीक है, और ये जो ये पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, तो ईरान में आंदोलन क्यों हो रहा है, तो ईरान में आंदोलन राजनीतिक अधिकार के लिए, महिला अधिकारों के लिए हो रहा है। आप लोगों को ये नाम याद होगा नरगिस मोहम्मदी का, किसी को याद आ रहा है नरगिस मोहम्मदी, क्यों फेमस है ये, आप बताइए किसी को पता है तो। शांति का नोबेल मिला था। बिल्कुल, इन्हें 2023 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था नरगिस मोहम्मदी को। ओके, अब यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। पहला न्यूज है
सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क लॉन्च किया। ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान के द्वारा क्या लॉन्च किया गया है? मिलिट्री क्वांटम मिशन पॉलिसी फ्रेमवर्क। अब इसमें आपको क्वांटम दिख रहा होगा। क्वांटम का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग किसी भी कण को उसके एकदम छोटे स्तर पे चले जाते हैं, छोटे स्तर मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इस स्तर पर जाकर जब हम उसमें कुछ छेड़छाड़ करते हैं या उस स्तर पर जाकर हम उसमें कुछ प्रयोग करते हैं तो उसी को ना क्वांटम कहते हैं। ठीक है, तो क्वांटम जो है आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि भविष्य में आने वाले विश्व में जितनी भी समस्याएं वर्तमान में हमें दिख रही है, कहीं ना कहीं इसका उपाय क्वांटम के अंदर मौजूद दिखता है। ठीक है, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। क्वांटम की अगर यूनिट की बात करें तो क्यूबिट इसका यूनिट है, क्यूबिट। जैसे कंप्यूटर में आप लोगों ने सुना होगा बिट्स के बारे में, बिट्स बाइट्स सुना होगा, उसी तरीके से क्वांटम का जो यूनिट है ना वो है क्यूबिट। ठीक है, तो ये सीडीएस अनिल चौहान के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है लखनऊ, जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश का, वो जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है। जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर। ठीक है, तो यहाँ से वन लाइनर बन सकता है, याद रख सकते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा एक नया जो है साहित्य सम्मान शुरू किया गया, एक पुरस्कार शुरू किया गया, इसका नाम है सम्मोजी इक्विक बिरुद्ध। ठीक है, ये तमिल नाम है तो इसलिए पढ़ने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। वैसे अगर आपको ऑप्शन में ये नाम दिखेगा तो आप समझ भी सकते हैं कि ये दक्षिण भारत के राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला है उड़ीसा ने गुटखा, पान मसाला और सभी तंबाकू व निकोटीन युक्त उत्पादों पर बैन लगाया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का वह कौन सा राज्य है जो तंबाकू, निकोटीन और गुटखा, पान मसाला पर बैन लगाया है? तो आप उड़ीसा याद रखेंगे। ठीक है, और इंटरनेट पे कौन बनाने का प्रस्ताव लाया है, मतलब कौन बैन कर सकता है? तो आंध्र प्रदेश कर सकता है। ठीक है, अभी प्रस्तावित है, आगे पता चलेगा कि उसमें क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, तब हम लोग देखेंगे, अभी बस चर्चाएं हैं। तो उड़ीसा का नाम याद रखिएगा, यहाँ पे गुटखा, पान मसाला वगैरह बैन हो चुका है। अगला है गुजरात के सानंद में देश की पहली इंटीग्रेटेड प्राइवेट सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली गई है या नींव रखी गई है, यानी एक प्राइवेट कंपनी जो कि सैटेलाइट्स मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो ये गुजरात के सानंद में खोली गई है। ये देश की पहला कुछ है तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है पाम नारो, पाम नारो। ठीक है, इसका नाम रखा गया है पाम नारो। चलिए, अच्छा एक बार आप लोग ये बता देंगे कि मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? मेरा स्पीड बहुत ज्यादा तो नहीं है? नहीं सर, सही है। ठीक है, ओके ओके, ठीक, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ठीक है भाई, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बैक ऑफ माइंड रहना चाहिए। बिहार में एपीकॉन नामक एक सम्मेलन हो रहा है, एपीकॉन 2026। ये हर साल आयोजित होता है, लेकिन 20 साल के बाद ये पटना बिहार में वो आयोजित हो रहा है, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब ये है क्या, एपीकॉन है क्या? तो एपीकॉन जो है वो, उसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, पता होगा आप लोगों को, तो उनका एक एसोसिएशन है, उनका ही मीटिंग बिहार के पटना में आयोजित होने वाला है। ठीक है, 29 से 1 फरवरी के बीच में ये आयोजित होगा। तो भारत के बिहार के पटना में आयोजित हो रहा है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन लाइनर्स एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको रखा है। ठीक है, इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। एपीकॉन याद रखेगा। और फिर जब 29 तारीख को इसका उद्घाटन होगा तो उस दिन भी न्यूज़पेपर में आएगा, एक दिन मैं फिर आपको रिवाइज करा दूंगा, तो वहीं से आपको याद हो जाएगा। अगला न्यूज है, ये भी पटना बिहार से जुड़ा हुआ, इसलिए मैंने रखा है। न्यूज क्या है? 27 जनवरी को इंडिया एआई प्री समिट होगा। तो आईआईटी पटना में 27 जनवरी को इंडिया एआई प्री समिट होगा। जो लोग भी अभी दरोगा का एग्जाम दिए हैं उसमें एआई से संबंधित हर शिफ्ट में, मतलब मुझको जहां तक याद है कि 2 शिफ्ट में तो एआई से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछा ही है। तो एआई वगैरह आजकल बहुत ज्यादा भारत में चल रहा है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। और चूंकि ये बिहार पटना में हो रहा है तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। याद रखिएगा, आईआईटी पटना में जो है ये एआई प्री समिट होगा। ठीक है, इसमें 3 विषयों पर चर्चा होगी। ये 3 विषय कौन कौन से हैं? पहला है बाल सुरक्षा के लिए एआई, दूसरा है जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन, और तीसरा है राष्ट्रीय एआई अवसंरचना। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। अगला है इंडस्ट्रियल हब बनेगा बिहार के 2 SEZ। ठीक है, पहले ये समझिए कि SEZ होता क्या है। उसका फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक, क्या कहते हैं SEZ को? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, है ना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो बिहार में 2 SEZ है और 2 जिले में है। पहला, बिल्कुल बिल्कुल जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन था। अब ये बिहार के 2 जिलों में है, पहला है पश्चिम चंपारण में और दूसरा है बक्सर में। तो पश्चिम चंपारण वाला SEZ है, उसका नाम रखा गया है कुमारबाग, यानी कुमारबाग में है, पश्चिम चंपारण के कुमारबाग में। वहीं बक्सर के नवानगर में भी एक खुला है। अब देखिए, ये आप जब गौर करेंगे बिहार के मैप में, अगर आप ढूंढेंगे ये पश्चिम चंपारण कहाँ है और ये बक्सर कहाँ है, तो गौर करेंगे आप, ये पश्चिम चंपारण जो है इसकी सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है, और वहीं बक्सर की बात करेंगे तो बक्सर जो है ये वहां से आपको यूपी नजदीक पड़ता है, एमपी नजदीक पड़ता है और झारखंड नजदीक पड़ता है। इसके अलावा बक्सर के पास से ही जो है वहां से एक रोड गुजरती है जिसको हम लोग वो फ्रेट कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं।
ठीक है। तो इस वजह से आप स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंस देख सकते हैं कि ये दोनों इन्हीं दो जगहों पर क्यों खोला गया है। ठीक है, तो जगह याद रखिएगा, कुमारबाग और नवानगर। आप समझिए कि SEZ होता क्या है। तो SEZ जो है ना, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जहां पे किसी भी तरह का मतलब टैक्सेशन में बहुत सारा आपको छूट दिया जाता है। और कहा जा सकता है वहां पे 24 घंटे बिजली रहती है, लंबी सड़कें रहती हैं। इसके अलावा पेयजल, उद्योग के लिए पानी, हाईवे, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, ये सब वहां पे मौजूद रहता है। तो इस आर्टिकल में तो यहाँ तक लिखा गया है कि देश के अंदर विदेश वाली फैसिलिटी रहती है। ठीक है, तो इसी को स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, और बिहार में 2 जगह पे है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, जो लोग भी BPSC मेंस के लिए दे रहे हैं, मतलब प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उनके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें पूछा जा सकता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, इसका क्या क्या फायदा होगा। तो आप इसको रोजगार से जोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको ट्रेड से जोड़ सकते हैं, पलायन से जोड़ सकते हैं, सशक्तिकरण से जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप बना सकते हैं। ये न्यूज है, पिछली विधानसभा और परिषद की 17,621 योजनाएं पूरी नहीं हुई। तो ये ऑडिटिंग अभी चल रही है, उसमें पता चल रहा है कि जो पिछली विधानसभा थी, उसका भी बहुत सारा योजना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उसको स्किप करते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है ना, वो है MP लैड्स फंड। आप लोगों को आइडिया है क्या MP लैड्स फंड क्या होता है? MP लैड्स फंड जो होता है, क्या होता है कि हमारे जितने भी MP और मतलब लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं, उनको 5 करोड़ के आसपास जो है ना फंड दिया जाता है खर्च करने के लिए। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, वो देश के किसी भी जिले को चुन सकते हैं और वहां पे डेवलपमेंट कर सकते हैं। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, वो जिस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, वहां पर ये पैसा खर्च करके डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी हाल में जो ऑडिटिंग हुई, इसमें पता चला है कि बहुत सारा जो फंड है ना, वो वैसा का वैसा ही अमाउंट पड़ा ही हुआ है, तो लोग खर्च नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग MP लैड्स जरूर याद रखिएगा। अगला है, बिहार में मनरेगा का दायरा बढ़ेगा। मनरेगा का नया नाम क्या है? VBG राम जी। ठीक है, इस पे हम लोगों ने चर्चा भी किया हुआ था। इसके तहत 125 दिन रोजगार मिलेगा। इसके अलावा केंद्र के द्वारा 60% और राज्य के द्वारा 40% वित्त का आवंटन होगा। पहले 100% पूरा केंद्र सरकार देती थी। अब बिहार के संदर्भ में क्या कहा जा रहा है कि मनरेगा में जो काम दिया जाएगा जो मजदूरों को, तो उनसे जो है ना, कुछ रोड और नाला इन सब को बनाने के अलावा कुछ और नए काम दिए जाएंगे। क्या क्या दिया जाएगा? तो उनसे 4 दीवारी बनवाई जाएगी स्कूल की, सोलर लाइट लगवाया जाएगा, हाट बाजार का निर्माण होगा। हाट बाजार वो ग्रामीण बाजार जो होता है, उसका निर्माण होगा, और तटबंधों का निर्माण कराया जाएगा। तो इस तरीके से जो है मनरेगा के वर्कर्स इसमें और काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये मेंस और इंटरव्यू के लिए अगर कोई प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि राज्य में जाम जो लगता है, जाम की जो समस्या है, ठीक है, वो क्यों लग रही है। तो इस आर्टिकल को, ये PDF तो दिया ही हुआ है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो पढ़ेंगे कि यातायात की समस्या क्या है, कारण बताएंगे, कारण दिया हुआ है। फिर प्रभाव क्या है, तो प्रभाव को आप सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव के रूप में डिवाइड करेंगे। फिर सुझाव देंगे कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। जब आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं, कारण में यहाँ दिया हुआ है कि इन वजहों से समस्या होती है। तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, सड़क चौराहे का अतिक्रमण हो गया है, ई-रिक्शा और ऑटो वाले जो है अनियंत्रित होकर चलाते हैं और उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ कारण देख लेंगे और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो तेल की अधिक खपत होती है ना, पैसा ज्यादा लगता है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ से बहुत सारे पॉइंट फिगर आउट कर सकते हैं जो मेंस में काम आएगा। आने वाले समय में जब अगर आप लोगों अगर इसमें सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग इस तरह के भी न्यूज को मेंस के लिए भी जो है यही क्लास में डिस्कस करा देंगे, और यही मेंस में आंसर किस तरीके से फ्रेम होता है वो भी बता देंगे, और इंटरव्यू में किस तरीके से आंसर किया जाता है वो भी बता देंगे। ठीक है, अभी हम लोग करंट अफेयर्स को क्विकली देख रहे हैं, तो आप लोग जैसा कहेंगे बाद में वैसा किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा गया है, यानी ये पूछा गया था। कह रहा है बिहार को 900 क्यूसेक गंगा का जल मिलेगा। अभी क्या हुआ है, एक सिफारिश आई है। सिफारिश मतलब रिकमेंड किया गया है कि गंगा जल का 900 क्यूसेक पानी बिहार को खर्च करने के लिए दिया जाए। अभी इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। अब ये बात क्यों चल रही है? इसलिए चल रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो 30 वर्षीय गंगा नदी को के जल को विभाजित करने का जो एक कह सकते हैं कि वो था, संधि था, वो पूरा हो रहा है। ठीक है, ये 12 दिसंबर 1996 में हुआ था। अब उसका 30 वर्ष पूरा हो रहा है, तो इसकी अवधि समाप्त हो रही है। यानी अब भारत गंगा नदी के जल को जिस प्रकार मने उस प्रकार यूज कर सकता है। तो बिहार की मांग है कि बिहार को कम से कम, मतलब मांग तो 2000 क्यूसेक का था, लेकिन एक सिफारिश के तहत 900 क्यूसेक पानी जो है केंद्र सरकार देने के लिए तैयार हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। अब हमारे लिए पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्या है कि बिहार के कितने जिलों से गंगा नदी पास करती है, ये पूछा जा चुका है। आप लोग बताएंगे, पता है तो बताइए, कितने जिलों से पास करती है? 12 जिलों से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्विकली आपको गंगा नदी तंत्र बना के बता देता हूँ, ताकि एक टॉपिक जो है आपका कवर हो जाए। ये हमारा गंगा नदी है। गंगा नदी जो है इस तरीके से निकल के आती है ऐसे, और यहाँ से ऐसे होते बिहार को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है
कि गंगा नदी में सबसे पहले एक नदी मिलती है, इसका नाम है कर्मनासा। दूसरी नदी मिलती है, इसका नाम है गंडक। फिर तीसरी नदी जो मिलती है उसका नाम है बूढ़ी गंडक। फिर कमला और बलान आके मिलती है। फिर यहाँ से कोसी मिलती है, यहाँ से महानंदा मिलती है। नीचे से बात करेंगे तो सबसे पहले कर्मनासा मिलती है, फिर सोन नदी मिलती है, उसके बाद फल्गु, निरंजना नदी वगैरह आप लोग नाम सुने होंगे, फिर क्यूल और अजय नदी मिलती है। तो ये बिहार का नदी तंत्र है, गंगा नदी की सहायक है, तो बिहार का जरूर पता होना चाहिए। और पता सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि कौन सी नदी कहाँ पे, बल्कि पूरब से पश्चिम और पश्चिम से पूरब भी सजाने आना चाहिए। तो 12 जिलों से गंगा नदी पास करती है, अभी मैंने आपको बता भी दिया है। इसके अलावा जल संसाधन मंत्री बिहार के कौन है अभी वर्तमान में, तो उनका नाम है विजय कुमार चौधरी। ठीक है, जदयू के हैं, आप लोगों को पता भी होगा ये चीज। नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। संविधान निर्माण में बिहार के 36 लोगों ने निभाई थी अहम भूमिका। अब चूंकि आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे है, तो ये पता होनी चाहिए कि हमारा जो संविधान का निर्माण हुआ वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हुआ। बिहार से कुल मिलाकर 36 लोग थे। बिहार के मतलब संविधान सभा का जो पहले सभापति थे, जो अस्थायी थे, उनका नाम था सचिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के थे। और जो परमानेंट थे राजेंद्र प्रसाद, वो भी बिहार के थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल बिहार के कितने सदस्य थे, तो कुल मिलाकर 36 लोग संविधान सभा में सम्मिलित थे। यहाँ पे उनका नाम भी दिया गया है, तो जो लोग थोड़ा डिटेल में जानना चाहते होंगे वो जानेंगे। ठीक है, अच्छा आप लोगों से एक प्रश्न है, आज हम लोग रिपब्लिक डे मना रहे हैं, ठीक है, रिपब्लिक, और इसको अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसको कहते हैं गणतंत्र। आप कोई बता सकते हैं कि ये गणतंत्र का मतलब क्या है और भारतीय संविधान में ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी गणतंत्र का मतलब होता क्या है? जनता के द्वारा बनाया गया तंत्र है, समझ। ठीक है, इसको तो डेमोक्रेसी कहते थे, इसको तो लोकतंत्र कहते हैं, तो ये गणतंत्र फॉर का द क्या मतलब? पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, इस वजह बहुत से बढ़िया, इसको गणतंत्र। आप ठीक कह रहे हैं। जो आप बता रहे हैं वो उनके द्वारा दिया गया डिफिनीशन है। लोकतंत्र का डिफिनीशन अमेरिकी के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने ये कहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ मैं गणतंत्र की बात कर रहा हूँ। सब लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, लेकिन इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। अभी एक सदस्य के द्वारा बताया भी गया कि रिपब्लिक जो है ये फ्रांस से लिया गया था। तो मैं यहाँ पे एकदम संक्षिप्त में आपको थोड़ा बता देता हूँ, अगर आप लोगों को टाइम वेस्ट ना रहे लगे। ठीक है, और ये सारी चीजें पता होनी भी चाहिए, चूंकि आज रिपब्लिक डे भी है। देखिए, 2 प्रकार का तंत्र पहले चलता था, एक होता था रिपब्लिक और एक होता था मोनार्की। ठीक है, मैं इसको लिखता हूँ, रिपब्लिक, और दूसरा होता था मोनार्क। मोनार्क का मतलब क्या होता था? राजतंत्र। ठीक है, यानी राजा और फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से राजा बनता था। इसमें किसी प्रकार की चुनाव नहीं होती थी। फिर आया रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता था गणतंत्र, यानी देश का जो मुखिया होगा वो लोगों के द्वारा चयनित होगा। ठीक है, जैसे अगर आप ब्रिटेन की बात करें, भारत ने अपने अधिकांश प्रोविजंस ब्रिटेन से लिए हैं। हम लोगों को गुलाम भी ब्रिटेन ने बनाया, लेकिन हम लोगों ने अधिकांश प्रोविजंस ब्रिटेन से लिए। लेकिन हम लोगों के जो फोर फादर थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने हमारे यहाँ मोनार्की स्थापित होने नहीं दी। हम लोगों को रिपब्लिक बनाया, हम लोगों को गणतंत्र बनाया। जो हमारा फ्रांस है, वहां आपको पता होगा कि बुर्बे वंश का शासन था, पता है ना आप लोगों को, जिसके अंतिम शासक थे लुई 16। लेकिन जब इनका शासन खत्म हुआ लुई 16 का, तो इसके बाद जो है यहाँ पर संविधान बना और फिर वहां पर जो है रिपब्लिक की घोषणा हुई। यानी वहां पे प्रजातंत्र आया, वहां पे गणतंत्र आया, यानी उस देश का जो मुखिया होगा वो भी चयनित होगा, लोगों के द्वारा चुना होगा। अब भारत की अगर बात करेंगे तो हमारे देश का मुखिया कौन है? राष्ट्रपति। क्या हम राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देते हैं। लेकिन हम लोग जब एमपीज और जो हमारे एमएलए हैं उनको चुनते हैं, तो यही लोग हमारे लिए, हमारी तरफ से राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। इसलिए हमारा जो राष्ट्रपति है वो कहीं ना कहीं हम ही लोगों के द्वारा चयनित है। इसीलिए हम भारत को एक रिपब्लिक कहते हैं, हम भारत को एक गणतंत्र कहते हैं। ठीक है, तो गणतंत्र का मतलब यही है कि देश का जो मुखिया होगा वो लोगों के द्वारा चयनित होगा। ठीक है, ये गणतंत्र है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा पे हम लोग डेली कवर कर रहे हैं। तो समृद्धि यात्रा पे जो है ये वैशाली के जंदाहा गए हुए थे और वहां से कुछ योजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया है, जिसको रहने देते हैं। इतना याद रखिएगा कि इन्होंने 2030 तक बिहार को विकसित राज्य बनाने का वादा किया है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शशि शेखर है, बहुत प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं। अगर आप लोगों को संपादकीय पढ़ने में इंटरेस्ट हो और अगर हिंदी भी अच्छा करना चाहते हैं या मेंस और इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो हिंदी में शशि शेखर के द्वारा लिखे गए आप अगर लेखों को पढ़ेंगे तो बहुत लाभ होता है। ठीक है, कहानी से ये शुरू करते हैं और बहुत सारी चीजें बताते हुए और इसको एंड करते हैं। तो इन्होंने संविधान को सहेज कर रखें, ऐसा बोला है। इनके इस लेख का मैं सारांश बता देता हूँ 2 लाइन में। इन्होंने इस लेख में ये बताया है कि हम लोगों ने भारतीय संविधान को या भारतीय जो तंत्र है वर्तमान में, उसमें बहुत सारी समस्याएं देखी हैं और इसमें सही है कि इसमें समस्याएं हैं भी, लेकिन
इन्होंने ये बताते हैं कि हमारी खूबसूरती इसमें है कि हम लोग इतनी सारी समस्याओं के होते हुए, इतनी सारी विविधताओं के होते हुए भी एक हैं। हमारा लोकतंत्र विफल नहीं हुआ, ये हमारी बहुत बड़ी मजबूती है, हमारी ताकत है। तो इसी के बारे में ये कहते हैं, मैं आपको ये पढ़ के सुना देता हूँ, यहाँ लिख रहे हैं ये। आप सोच रहे होंगे कि भाषा आरक्षण, समान नागरिक संहिता आदि तो आज तक विवाद का विषय बने हुए हैं। अगर किसी देश के लोग लोकतांत्रिक भाव से ऐसे विवादों के बरसों बरस उलझे रहने के बावजूद भी साथ रहने की हिमायत करते हैं, प्लीज म्यूट कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे भाई। ओके, ठीक है। मतलब इनका कहना है कि हम लोगों बहुत सारी समस्याओं को झेलते हुए भी जो है अपने लोकतंत्र के साथ टिके हुए हैं, ये हमारी बहादुरी है। अगला न्यूज देखते हैं, ये भी उसी से जुड़ा हुआ है, लोकतंत्र वगैरह से ही, रिपब्लिक डे से ही। बिहार मेंस और मतलब बीपीएससी मेंस और इंटरव्यू देंगे तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो चुनौती और समाधान है उसकी बात करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय लोकतंत्र की क्या समस्याएं हैं, तब गिना सकते हैं कि जो भारत की विविधता है ना, भाषा को लेकर समस्या है, आरक्षण विवाद है, विपक्ष और पक्ष को लेकर समस्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है ना, जुडिशियरी है हमारी, उसका जो है लेजिस्लेचर के साथ जो विवाद है वो भी कहीं ना कहीं सामने निकल के आ जाता है। तो ये सारी समस्याएं हैं, तो इन सब चीजों को आप देख सकते हैं। ये जो न्यूज है, ये आर्टिकल भी वही रिपब्लिक डे से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी हम लोग स्किप करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होगा तो इसको मैंने पॉइंट वाइज बता भी दिया है, जो लोग भी थोड़ा भी इंटरेस्टेड हो तो इसको मैंने चुनौतियों को और उसके जो सुझाव है इसको पॉइंट में भी तैयार कर दिया है, ताकि आपको इतना बड़ा आर्टिकल ना पढ़ना पड़े और डायरेक्ट आप कुछ पॉइंट्स इससे निकाल सकेंगे। ठीक है, ये भी है, संविधान के बारे में ही दिया गया है, इसको भी स्किप करते हैं। यहाँ पे देखिए ड्राफ्टिंग कमेटी का चर्चा मिला था, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया है। ड्राफ्टिंग कमेटी से बहुत सारा सवाल बनता है, आप लोग बताएंगे ड्राफ्टिंग कमेटी में कितने सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या, 7। और इसके हेड कौन थे? B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर, बहुत बढ़िया। और इसका गठन कब हुआ था, किस तारीख को? इसका गठन 13 दिसंबर, नहीं 29 अगस्त 1947। बहुत बढ़िया, 1947 को। ठीक है, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, तो इसलिए अब चूंकि ये करंट का विषय नहीं है, स्टैटिक है, लेकिन फिर भी मुझको मिला तो मैंने यहीं पे इसको रख लिया, आप याद रखेंगे। ठीक है, संविधान सभा की अगर पहले मीटिंग की बात करेंगे तो पहला मीटिंग कब हुआ था, कितने तारीख को? 9 दिसंबर 1946 को। 1946 को। फिर 11 दिसंबर को भी हम लोग मिले थे, मतलब वो लोग मिले थे जी, और फिर 13 दिसंबर को भी। और इसमें से 13 दिसंबर को ही क्या हुआ था, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव आया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। वहीं 11 दिसंबर की बात करेंगे तो इस दिन राजेंद्र प्रसाद जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे, और 9 दिसंबर की बात करेंगे तो इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा जो है इनकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, 22 जनवरी देखिए को वो एक्सेप्ट हुआ था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये आर्टिकल ग्रीनलैंड और यूएसए के बारे में है, तो हम लोगों ने इसकी चर्चा कर रखी है। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप है वहां के राष्ट्रपति, उनका नजर है ग्रीनलैंड पे और उसको हथियाना चाहते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला पे कैप्चर किया उसी तरीके से ग्रीनलैंड को भी कैप्चर करना चाहते हैं। ठीक है, अब इतना ही समझिए, लेकिन यहाँ पे जो इस आर्टिकल में जो दिया गया है ना, मैं वो बता देता हूँ कि वो क्यों कब्जा करना चाहते हैं, कारण क्या है। पहला कारण बताया जा रहा है रेयर अर्थ एलिमेंट का, यानी वहां पे बहुत सारे ऐसे मिनरल्स, इस तरह के धातु उपस्थित हैं जो कि अगर अमेरिका के कब्जे में आ जाता है तो उससे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री और स्पेस के क्षेत्र में बहुत तेजी से विकास कर पाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। वहां पे ग्रेफाइट और टाइटेनियम के भंडार हैं, इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे मिनरल्स वहां दबे हुए हैं। क्योंकि जो ग्रीनलैंड है ना, वो बहुत दिनों से आइस कैप के अंदर यानी बर्फ से ढका हुआ है, तो उसके नीचे न जाने कितनी धातुएं और कितनी अनमोल रत्न छिपे होंगे, इसलिए वो जो है डोनाल्ड ट्रंप इसके पीछे पड़े हुए हैं। इसके अलावा रणनीतिक स्थिति, रणनीतिक स्थिति मतलब जो हमारा ग्रीनलैंड है उसकी अवस्थिति हमारे ग्लोब पे ऐसे जगह पे है, अगर उस पे कब्जा हो जाता है तो वहां से आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है उस राष्ट्र का कब्जा हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है वो आर्कटिक के नजदीक है, आर्कटिक सर्कल के नजदीक है, और जब किसी व्यक्ति किसी भी देश का उस पर अधिकार होगा तो आर्कटिक के क्षेत्र पर जो है ना उसका अधिकार होगा। और आर्कटिक के साथ भी बेहतरीन चीज क्या है कि जलवायु परिवर्तन के कारण वहां के बर्फ पिघल रहे हैं, जैसे ही बर्फ पिघलेगा वहां से खनिज निकलेगा, और जिस देश का ग्रीनलैंड पे कब्जा होगा वो उस खनिज का दोहन करेगा। इसके अलावा तीसरी चीज क्या है कि जब ये बर्फ पिघलेगा ना तो वहां पे पानी आएगा, और जब पानी आएगा तो वहां से एक रास्ता बनेगा शिप के आने जाने का। तो जो रास्ता अफ्रीका को पार करके रूस तक पहुंचता है, यूरोप तक या भारत तक पहुंचता है, तो अगर ये आर्कटिक पिघलता है तो एक शॉर्टकट रास्ता वहीं से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ग्रीनलैंड पे हमारे डोनाल्ड ट्रंप जो है उनका नजर है। अगला है कैन इंडिया एलिमिनेट मलेरिया बाय 2030। तो यहाँ पे एक आर्टिकल है, हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, भारत ने मलेरिया के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा है, 2030 तक। अब ये उन्मूलन का लक्ष्य शुरू कब किया गया था, भारत ने ये लक्ष्य स्थापित कब किया था, तो भारत ने ये लक्ष्य जो है 2016 में स्थापित किया था। ठीक है,
और एक फ्रेमवर्क था जिसके तहत ये लक्ष्य स्थापित किया गया था, उसका नाम था नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन इंडिया। 2016 से लेकर 2030 तक जो है इसको खत्म करना था। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि क्या भारत जो है 2030 तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2-3 चीजें निकल के आई हैं। पहला डाटा दिया गया है कि 2015 से लेकर 2023 तक भारत में मलेरिया के मामलों में 80% तक की कमी आई है, यानी जो संख्या पहले हुआ करती थी उसमें 80% तक का रोक लगा है। इसके अलावा भारत के 160 ऐसे जिले हैं जहां पर मलेरिया के 0 मामले पाए गए हैं, 0 मामले पाए गए हैं, यानी हमारी प्रगति बहुत अच्छी है। और अगर हम इसी रफ्तार से चलते हैं और अगर इसमें जो हमारी खामियां जो हमारी कमियां हैं उसको दूर करते हैं तो 2030 तक जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। आपके पास एक प्रश्न होगा कि भारत से नक्सलवाद को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? 2027 मार्च 2026। मार्च 2026। ठीक है, मार्च 2026 याद रखेंगे, मार्च 2026। ओके, अगला है जजों के तबादले में सरकारी दखल के साथ को खतरा। जस्टिस भुइया, तो जस्टिस भुइया सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि जजों की नियुक्ति में अगर कार्यपालिका और सरकार अगर दखल देने लगेगी तो हो सकता है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है, हमारी जो न्यायपालिका है वो खतरे में आ जाएगी। तो ये आर्टिकल इस तरह का आते रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सेपरेशन ऑफ पावर, यानी सेपरेशन ऑफ पावर को हिंदी में क्या कहेंगे? शक्तियों का पृथक्करण है, शक्तियों का पृथक्करण। तो शक्तियों का पृथक्करण अगर हम अपने संविधान में ढूंढेंगे तो कौन से आर्टिकल में मिलता है? 50। आर्टिकल 50 में। बहुत अच्छा, ठीक है। हमारे डीपीएसपी में यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अगर आर्टिकल 50 देखेंगे तो वहां पर सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये सेपरेशन ऑफ पावर नाम का जो ये थ्योरी है, ये थ्योरी किस विद्वान के द्वारा दिया गया था आप लोगों को पता है? फ्रांस के वो विद्वान थे, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम में जो है ये बात उन्होंने की थी। शायद जॉन लॉक थे क्या? जॉन लॉक के द्वारा जो है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया। देखिए, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। जो अब आजकल जो एग्जाम है ना वो इसी तरह से थोड़ा डीप में जा रहा है, तो इसमें कुछ है नहीं। अगर हम लोग रोज भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते जाएंगे ना, तो देखिए इस क्लास की खासियत यही है कि आपको ये सारी चीजें सिर्फ एक दिन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आज सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, लेकिन इस आर्टिकल में आपको कहीं पे भी सेपरेशन ऑफ पावर नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी मैंने खुद से डिराइव किया है कि ये आर्टिकल है किसके बारे में, बात कर रहा है सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में, तो इसको यहीं डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो सोच है ना सेपरेशन ऑफ पावर की, ये इसलिए दिया गया है ताकि पहले क्या होता था, राजा यही नियम बनाता था, यही नियम लागू करता था, और अगर कोई आदमी नियम का पालन नहीं करता था तो यही जजमेंट भी देता था। तो अगर एक ही आदमी नियम बनाए, उसको लागू करवाए और वही न्याय भी दे, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि उसमें बाइसनेस आएगी, कहीं ना कहीं समस्या निकल के आएगी। ठीक है, मान के चलिए कि एक डीएम है, वो कार्यान्वयन करा रहा है, ठीक है, एक योजना को लागू करा रहा है। अब वो योजना ठीक से लागू हुआ कि नहीं लागू हुआ, अगर ये चेक भी डीएम ही करेगा तो आप बताइए कि क्या वो डीएम मानेगा कि उसके साथ कोई गलती हुई है या उसने कोई गलती की है? वो नहीं मान सकता है। इसीलिए जॉन लॉक ने ये एक नियम दिया, एक थॉट दिया सेपरेशन ऑफ पावर का, कि पावर्स जो है ना वो बटा रहना चाहिए अलग अलग हाथों में, अलग अलग क्षेत्रों में, ताकि ठीक तरीके से न्याय मिल सके लोगों को। तो यहाँ से सेपरेशन ऑफ पावर आया। अगर आप भारतीय इतिहास में सेपरेशन ऑफ पावर ढूंढेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कॉर्नवालिस कोड। आपने सुना है कॉर्नवालिस के बारे में, है ना? कॉर्नवालिस कोड जब पढ़ेंगे तो वहां पे भी आपको सेपरेशन ऑफ पावर मिलेगा। वो भारतीय इतिहास में, आधुनिक इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत में सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात की थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अनियोजित और असुरक्षित शहरी विकास, तो शहर का विकास जो है ठीक तरीके से नहीं हुआ है, प्लान्ड वे में नहीं हुआ है, उसके बारे में ये आर्टिकल है। हमारे लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस और इंटरव्यू के लिए जरूरी है, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो देखेंगे। और अंतिम में हम लोग निबंध वगैरह के लिए भी बात करते हैं, तो यहाँ पे है वर्तमान की उपेक्षा से भविष्य की अपेक्षाएं पूर्ण होने की संभावना नहीं है। यानी अगर हम वर्तमान की उपेक्षा करेंगे तो हमारी भविष्य सुधर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। निबंध वगैरह पूछता है, इस तरह से टॉपिक दे देता है, किस तरीके से निबंध लिखा जा सकता है। अगर जो लोग भी मेंस वगैरह देंगे तो ये सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस कराएंगे अन्य क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारा न्यूज़पेपर में जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज थे वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग क्विकली कुछ वन लाइनर्स देख लेंगे। चलिए शुरू किया जाए। आप लोग बोर तो नहीं हो गए? एक बार बता देंगे प्लीज। नहीं 5 सर, मिनट ओके, बस 5 मिनट लगेगा। गणतंत्र दिवस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं और इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ से छूट जो गया था पॉइंट वो देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस का क्रम कौन सा है? 77वां है। इस बार का थीम क्या था? वंदे मातरम के 150 वर्ष। वंदे मातरम के 150 वर्ष। अच्छा, ये वंदे मातरम लिखा किसके द्वारा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी। बिल्कुल, और नील, ठीक है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा ही वंदे मातरम लिखा गया था। इसके अलावा गणतंत्र दिवस के परेड में मुख्य अतिथि थे एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयन, ये हम लोग बात कर चुके हैं। आगे चलते हैं। 24 जनवरी को
अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है 2019 से मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा शुरू किया गया था। और इस बार का थीम है शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति, शिक्षा के सह निर्माण में युवाओं की शक्ति। और ये जो शिक्षा है वो एचडीजी गोल के चौथे नंबर पे है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य के चौथे नंबर पे कौन सा आता है, तो शिक्षा आता है, ठीक है। इसके अलावा 24 जनवरी को ही हम लोग राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। अच्छा, 25 जनवरी को हम लोग पर्यटन दिवस मनाते हैं, इसके अलावा मतदाता दिवस मनाते हैं, मेरा वोट मेरा भारत मेरा वोट, ये हम लोग बात कर चुके हैं। पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में कौन है बताइए, चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान में, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश। ओके, अभिषेक आपको कुछ कहना है? 26वें नंबर के। जी सर, पूछना था जी कुछ। जी बताइए। जी सर, इस बार गणतंत्र दिवस में कौन से राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? सर ये मैं कल बताऊंगा आपको, ठीक है। आज तो की झांकी हुआ ही है, ठीक है ना, तो ये सब कल पूरा डिटेल में बताया जाएगा आपको झांकी के बारे में, ठीक है ना। ठीक है। ओके, अच्छा, बहुत अच्छा पूछे, कल ये हम लोग खुद ही डिस्कस कर देंगे। अगला है ऑपरेशन मेगा गुरु। अब ये कहाँ हुआ है, तो झारखंड में हुआ है, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में माओवादियों के खिलाफ हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन मेगा गुरु कहाँ हो रहा है, झारखंड में। अगला है ACASA इंडिया, ठीक है, ये डिजिटल क्लाइमेट एटलस है, इसको जारी किया गया है ICAR और वारलैग इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशिया के द्वारा। इसको स्किप भी कर सकते हैं, जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह जारी करती है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पद्मा पुरस्कार। सबसे पहले ये समझिए कि पद्म पुरस्कार जो है ना, ये सबसे पहले 1954 में शुरू किया गया था, और ये भारत का दूसरा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। भारत का पहले नंबर पे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की अगर बात करेंगे, एक सेकंड में तो जूम कर लेता हूं, पहले नंबर की अगर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करेंगे तो वो है भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण, और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पता होना चाहिए। ये सिविलियन अवार्ड है, नागरिक का अवार्ड है। अब ये 1954 से देना शुरू किया गया, और हर वर्ष 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर घोषित होता है, घोषणा की जाती है, दिया नहीं जाता, सिर्फ घोषणा की जाती है, दिया जाएगा इसके बाद जब इसका एक समारोह रखा जाएगा तब राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। ओके, अब देखिए इसको दिया कैसे जाता है वो समझिए। सबसे पहले क्या होता है कि एक चयन प्रक्रिया होती है, इसमें लोग जो है जिनको भी अवार्ड चाहिए या जो लोग भी इच्छुक हैं वो इसमें सेल्फ नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। आपको भी अगर किसी को आप चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिले, पद्म विभूषण मिले, तो पहले आप उसको नामित करेंगे, ठीक है। उसका एक ऑफिशियल साइट होता है, वहां जाकर आप रजिस्टर करेंगे उस व्यक्ति के बारे में, उसकी क्या उपलब्धियां हैं वो देंगे। इसके बाद चयन समिति के द्वारा उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके बारे में जानकारियां एकत्रित की जाती हैं, और फिर जब सारी जानकारियों का एनालिसिस किया जाता है उसके आधार पर वो एक लिस्ट तैयार किया जाता है, और फाइनल जजमेंट जो है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, ठीक है। ये हो गया चयन प्रक्रिया। अब इस बार के बारे में बात करते हैं, तो इस बार जो है भारत रत्न इसका अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को, और पद्मश्री जो है वो 113 लोगों को दिया गया है, ठीक है। पद्म भूषण 5, पद्म विभूषण 5, पद्म भूषण 13 और पद्मश्री 113 लोगों को। इसमें से 19 महिलाएं हैं और 6 विदेशी व्यक्तियों को भी जो है ये अवार्ड दिया गया है। 16 वैसे व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत दिया गया है, यानी मृत्यु के बाद दिया गया है। 5 व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण दिया गया है उनको देख लेते हैं। पहले हैं धर्मेंद्र, ये बहुत फेमस एक्टर है, इनको मरणोपरांत दिया गया है, अभी हाल ही में दिसंबर में इनका डेथ हुआ था। फिर है केटी थॉमस, फिर है एन राजम, ठीक है, ये सिंगिंग वायलिन की जननी। इसको हम लोग देखेंगे ये लोग कौन है, बस नाम देख लीजिए। धर्मेंद्र है, केटी थॉमस है, पी नारायणन है, फिर है BA अच्युतानंद, ठीक है। उसके बाद हम लोग पद्म भूषण की बात करेंगे तो 13 व्यक्तियों को दिया गया, इसमें अलका याग्निक है, गायिका है, बहुत प्रसिद्ध है। फिर भगत सिंह केशयारी को दिया गया है, ये उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री रहे थे, अभी वर्तमान मतलब पूर्व में महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके थे। फिर ममूटी को दिया गया है, ये मलयालम सिनेमा के बहुत ही फेमस एक्टर हैं, ठीक है। उसके बाद पीयूष पांडे को दिया गया है, शिबू सोरेन को दिया गया है, झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। उसके बाद उदय कोटक को दिया गया है, जो कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक थे। फिर विजय अमृतराज को दिया गया है, ये टेनिस खिलाड़ी हैं। तो 13 लोगों का हम लोग
सारा नाम देखेंगे। यहाँ पे कम ही दिया गया है, क्योंकि इसका अनाउंसमेंट कल ही हुआ था, तो न्यूज़पेपर में जैसे ही डिटेल में 2-3 दिनों में इस पे लेख छपना शुरू होगा, तो हम लोग हर व्यक्ति जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा सब देखेंगे। खास करके हम लोग पद्म विभूषण वाले 5 लोगों को देखेंगे और इन सबका जो जीवन परिचय भी देखेंगे, किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे सब देख लेंगे। वहीं पद्मश्री जो है, पद्म भूषण भी जो है 13 लोगों को दिया गया है, तो ये 13 लोगों को भी हम लोग देखेंगे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ये भी देखेंगे और यही क्लास में आपको याद भी हो जाएगा। फिर पद्मश्री चूंकि 113 व्यक्तियों को दिया गया तो सबको याद रखना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी हम लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट जो चर्चा में रहते हैं, जहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, उसको मैं डिटेल में बताऊंगा। पद्मश्री के बारे में देख लेते हैं। 113 व्यक्तियों को मिला, जिसमें से रोहित शर्मा को मिला है, क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। फिर हरमनप्रीत को मिला है, फिर आर माधवन को मिला है, इसके अलावा प्रवीण कुमार को मिला है, ये पैरा एथलीट है। उसके बाद सविता पुनिया को मिला है, बलदेव सिंह को मिला है, सतीश शाह को मिला है, अभिनेता रहे हैं, तरुण भट्टाचार्य को मिला है और भगत सिंह भारती को मिला है, लोक संगीत से जुड़े हैं। तो हम लोग अगली क्लास में जैसे जैसे आर्टिकल्स छपेंगे लोगों के बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास जो है आपका करंट अफेयर्स का यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग, आप लोगों को कुछ कहना होगा तो उस पर बात करेंगे।